जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर प्लैनेट के बारे में, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट मून के बारे में बात करेंगे। आज चंद्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये चंद्र जो है, ये वैदिक में इनको एक पुरुष की संज्ञा दी गई है। लाल किताब में इनको माता की, एक फीमेल की संज्ञा दी गई है। अगर वैदिक की बात करें हम या पौराणिक बातें करें तो चंद्र एक ये अत्रि ऋषि के पुत्र है। एक ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र थे अत्रि ऋषि। उनसे और उनकी पत्नी अनसुईया थी। उनके 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रदेव। ये तीनों जो थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रदेव, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माना जाते हैं। दत्तात्रेय को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और दुर्वासा ऋषि को शिव जी का अवतार माना जाता है और चंद्रदेव को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। इसकी भी एक पौराणिक कथा है कि सती अनसुईया, जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी, अनसुईया, सती अनसुईया, उनका इतना तप बल था कि उन्होंने तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, त्रिदेव थे, इनको एक बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और इसके बाद तीनों त्रिदेव ने कहा कि हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे। तो ये तीनों जो है उत्पन्न हुए, दत्तात्रेय, चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि। तो चंद्रदेव का उत्पत्ति यही है वैदिक में कि ये जो है वो दुर्वासा ऋषि और अनसुईया के पुत्र हैं। और चंद्र से संबंधित ये भी है कि ये जितने भी 27 नक्षत्र हम बोलते हैं ना, अश्विनी, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, कृतिका, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, मृगशिरा, ये सारे जितने 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्र के जो पति हैं वो भी चंद्रदेव है। इसकी भी एक कहानी है। चंद्रदेव की सबसे प्यारी नक्षत्र जो है वो है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है। 27 पत्नियों में सबसे ज़्यादा अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो वो है रोहिणी। और यही वजह था कि चंद्रदेव, जब चंद्र की बात आती है तो हम ये भी देखते हैं पूर्णमासी और अमावस्या भी आती है। एक पूर्णमासी आता है जिसमें चंद्रदेव पूर्ण चंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। एक अमावस्या होती है जिस दिन चंद्रदेव पूरा अस्त हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है आसमान में। तो ये भी एक पौराणिक कथा है कि जब ये सती के जो पिता थे वो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अगेन, और उनका नाम था दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थीं, 27 कन्याओं का विवाह हुआ था चंद्रदेव से, और यही 27 कन्याओं को हम 27 नक्षत्र बोलते हैं। तो जब विवाह हुआ चंद्रदेव से तो चंद्रदेव का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप सबके साथ समय गुजारे, लेकिन चंद्रदेव सिर्फ एक ही पे ज़्यादा ध्यान देते थे, रोहिणी की तरफ, और बाकी जो उनकी और 26 पत्नियां थी वो इनके इस स्वभाव से दुखी रहा करती थी। दक्ष प्रजापति की और भी पुत्री थी, जैसे आपने सुना होगा सती, माता सती, जिनका विवाह शिवजी से हुआ था, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया और बाद में फिर शिवजी का पुनर्विवाह हुआ पार्वती के रूप में उन्हीं से। तो ये भी एक है। दिति और अदिति भी थी, जिनसे राक्षस कुल का और देवता कुल का, दानव और देवता कुल का जो है प्रादुर्भाव हुआ आगे चल के। ये भी दक्ष प्रजापति की ही पुत्रियां थी, सती थी, दिति अदिति थी। तो दिति अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था और सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ था, और बाकी जो 27 कन्याएं थी इनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। तो अब चंद्रदेव चूंकि रोहिणी को ज़्यादा समय देते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ उनको मन लगता था, बाकी 26 पत्नियां दुखी रहती थी। एक बार फिर जब मायके गई, सब पिता के समक्ष गई, दक्ष प्रजापति के समक्ष गई, तो उन्होंने पूछा कि अपनी बेटियां मेरी खुश नहीं है। तो उन्होंने दुख होने का कारण पूछा
तो उन्हें पता चला कि ये चंद्रदेव जो है सिर्फ रोहिणी के साथ टाइम बिताते हैं और बाकी किसी को टाइम नहीं देते। इस व्यवहार से चंद्र के इस व्यवहार को जान के जो है एक पिता का दिल जो है वो दुखी हुआ। दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रदेव को वार्निंग दी, चेतावनी दी, फिर भी चंद्रदेव नहीं माने। फिर भी उनकी हरकत यही रही कि रोहिणी के साथ ही समय गुजारना है, बाकी 26 को वो इग्नोर करते रहे। उसके बाद फिर एक दिन गुस्से में दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओ, तो तुम जो है तुम्हारा आज से 15 दिन में तुम्हारा क्षय हो जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो चूंकि ये दक्ष प्रजापति का श्राप था, कोई इसका कोई काट कोई तोड़ नहीं था। 15 दिनों तक चंद्र जो है क्षय मुद्रा में चले गए। ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया भी परेशान हो गई, लेकिन दक्ष प्रजापति भी अपने आप में एक महान पर्सनैलिटी थे। उनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने एक बार तो शिव जी का पूजा भी बंद करवा दिया था कि आज से आपकी पूजा नहीं होगी, और शिव जी की पूजा नहीं होती थी। तो शिव जी की पूजा भी उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर लोगों ने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करने से ऐसा हो सकता है कि चंद्रदेव की ये हो जाए, दोबारा से ये इनमें चेतना आए और ये पुनर्जीवित हो जाए, क्योंकि ये अब मृत्यु के कगार पे ही चढ़ने वाले हैं। तो चंद्रदेव का जब क्षय होने का टाइम आता है तो वही टाइम शुरू होता है पूर्णिमा के बाद से, जो अमावस्या तक का टाइम चलता है, जब पूर्ण अंधकार होता है, तो वो चंद्रदेव के क्षय होने का टाइम है। तो अब सभी पत्नियां जाके, चूंकि शिव जी का पूजा भी जो था वो निषेध हो गया था, ये भी श्राप था, दक्ष प्रजापति का ही श्राप था कि शिव जी की पूजा नहीं होगी। तो अब क्या किया जाए? तो सभी मिलके जो है माता पार्वती की पूजा करना शुरू कर दिए कि माता पार्वती के हाथ में शिवलिंग है, और इस तरीके से माता पार्वती की पूजा होते होते शिव जी की पूजा भी हो गई। शिव जी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप है तो ये कम तो नहीं होगा, 15 दिनों तक तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने मस्तक पे धारण करता हूँ और इससे तुम 15 दिनों तक फिर तुम्हारा पूर्ण अस्तित्व में तुम आ जाओगे अगले 15 दिनों में। और ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक ये दुनिया चलेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक यही क्रम चलता रहेगा। तो इसीलिए देखते हैं कि 15 दिन का पीरियड होता है फुल मून का और 15 दिन का पीरियड होता है अमावस्या का और पूर्णमासी का। तो ये डिफरेंस आता है अमावस्या और पूर्णमासी में। अब यहाँ से एक क्वालिटी चंद्रदेव की पता चलती है कि इनका जो नेचर है वो अनस्टेबल है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। 15 दिन घटेंगे, 15 दिन बढ़ेंगे और हर दिन कुछ ना कुछ नया दिखने को मिलेगा, इनका साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पे आ जाता है कि चंद्रदेव अनस्टेबल है। चंद्रदेव चूंकि रोहिणी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो ये भी आता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर है इनका। अब चंद्रदेव के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, पौराणिक कथा आप बताते हैं इनका ज्योतिषी में क्या प्रभाव पड़ता है डिफरेंट हाउसेज में जब चंद्रदेव आते हैं। तो चंद्रदेव या फिर यहाँ पे चंद्र लेके ही चलेंगे, मून लेके ही चलेंगे, पौराणिक कथाओं में जाना सही नहीं है। तो यहाँ पे आप मून लेके चलते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में मून बैठे हुए हैं आपके, तो ये आपके पर्सनैलिटी में एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरती ऐड करेगा। आप दिखने में खूबसूरत होंगे, आप इमोशनल होंगे, आप बहुत ज़्यादा भावुक होंगे किसी चीज़ को लेके। और चंद्रदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पे ये भी बोला जाता है, जिस घर में बैठेंगे उस घर के एट्रीब्यूट्स में ही आप ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, ज़्यादा उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप अपने बारे में ही निरंतर सोचते रहेंगे। आपको दुनिया में दारी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। आपको अपने डेवलपमेंट में, अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने बारे में सोचना, उसके बारे में कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपना पर्सनालिटी कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। फर्स्ट हाउस में अगर मून है तो आप ये भी बोला जाता है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे।
तो आपको अपना एजुकेशन नहीं रोकना चाहिए, आपको लगातार कुछ न कुछ पढ़ाई करती रहनी चाहिए। फर्स्ट हाउस में मून आपको ये भी बोलता है, चूँकि इसका 7th दृष्टि जा रहा है मैरिज हाउस में, कि आपका स्पाउस दिखने में बहुत सुंदर होगा। बहुत होगा या होगी जो भी है, वो एक चंद्र का क्वालिटी जैसा होता है, वैसा ही क्वालिटी वाला स्पाउस आपको मिलेगा, जो इमोशनल होगा, दिखने में सुंदर होगा। तो यहाँ ये भी पॉजिटिविटी मिल जाता है, या तो आप सुंदर होंगे या आपका स्पाउस सुंदर होगा। आप अगर देखने में सुंदर नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी सुंदर हो सकती है। आपका बोलने का, बात करने का, लोगों से इंटरैक्ट करने का तरीका सुंदर हो सकता है। ऐसा एक इमेज बनाता है फर्स्ट हाउस ऑफ मून। अब मून अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में है तो यहाँ पे आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। आपकी बात जब आप बोलते हैं, लोगों को लगता है कि कोई शहद चू रहा है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। हम लोगों को इरिटेट नहीं करते। आप अगर गुस्से में भी कोई बात बोलते हैं तो वो एक प्यारा-सा लहज़ा होता है और लोग आपको जल्दी, आपसे आपकी लड़ाई नहीं होती है लोगों से, क्योंकि आपकी वाणी मधुर होती है, अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे फैमिली थोड़ा-सा अनस्टेबिलिटी भी आ जाता है। अगर हम इनकम वाइज़ देखें, तो आप अच्छा अर्निंग नहीं कर पाएँगे, आप अच्छा कमा नहीं पाएँगे, पैसे अच्छे नहीं आ पाएँगे। फैमिली में भी आपको फैमिली से ज़्यादा लगाव होगा, अटैच्ड होंगे आप फैमिली के लिए, इमोशनल होंगे, लेकिन अनस्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अब थर्ड हाउस में अगर चंद्र है, मून है, तो वहाँ पे क्या होता है? चंद्र अगर थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में आपको यही है कि आप एक उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाएँगे। जहाँ पे हार्ड वर्क करने की बात आई, तो आप उत आगे नहीं बढ़ पाएँगे, आप पीछे हट जाएँगे, आपसे हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा। आप सिबलिंग्स, आपके अगर बात करें सिबलिंग्स के, भाई-बहनों की, तो उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, ये पॉज़िटिविटी यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड हाउस में जो मून है, ये आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी दिला सकता है, ठीक है? अब थर्ड हाउस भी बता दिया कि सिबलिंग के लिहाज से जो है ये अच्छा है, अटैचमेंट है। फोर्थ हाउस में देखते हैं, फोर्थ हाउस में जो मून होता है, फोर्थ हाउस लाल किताब में बोला जाता है, चंद्र का अपना घर बोला जाता है फोर्थ हाउस को, कि ये कारक हैं फोर्थ हाउस के। तो यहाँ पे चंद्र बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ पे चंद्र। यहाँ पे आपको फैमिली से रिलेटेड सारी खुशियाँ मिलती है, गाड़ियों का खुशी मिलता है, आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको गाड़ियाँ पसंद हैं, आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है बहुत सारी। आपको अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा और आपकी माता भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली होगी और आप अपनी माता से बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो मदर, फैमिली एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट भी आपको पसंद होगा। घर पे हमेशा शांति का वातावरण बना के आप रखेंगे, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होने देंगे, तो आप जो है यहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट और आपको गाड़ियों का सुख भी मिल जाता है, माता का प्रेम भी मिल जाता है। तो फोर्थ हाउस का मून बहुत अच्छा इफेक्ट दे जाता है। यहाँ पे एक बात सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं या मैं जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ मून के लिए बता रहा हूँ। अब अदर प्लैनेट शनि, राहु, केतु, बृहस्पति कहाँ पे बैठे हुए हैं, मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, इसका कंजंक्शन कौन किसका दृष्टि आ रहा है, इसका इफेक्ट अलग हो सकता है। हम सिर्फ अभी मून की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर फिफ्थ हाउस में मून बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस में मून जो है, बोलते हैं कि आपने जीवन में जो कुछ भी पढ़ाई की, जो भी टेक्निकल एजुकेशन आपने अर्न किया, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग की, आपने मेडिकल किया, उस लाइन से रिलेटेड जॉब आपको मिलेगा नहीं, वो एजुकेशन आपके लिए बेकार है, आपको उस लाइन का जॉब मिलेगा नहीं, आप लाइफ में जाके कुछ और ही अलग करेंगे, आमदनी के स्रोत किसी और स्किल से आएगा जो आपको रियल लाइफ सिखा के जाएगा। तो आपका एजुकेशनल डिग्री जो है वो बस दीवार पे टांगने के काम आएगा। आप पढ़ाई तो करेंगे, एजुकेशन भी करेंगे, बट वो डिग्री किसी काम आएगा नहीं। और यहाँ पे फिफ्थ हाउस का मून एक टर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यहाँ पे ये आपको माइंड रीडिंग कैपेबिलिटी दे देता है। आप दूसरों के दिमाग को पढ़ लेते हैं,
सामने वाला अगर आपके सामने में कोई खड़ा होकर कुछ बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप इंस्टेंटली उसको पकड़ लेंगे कि ये कुछ ना कुछ तो इसके ये जो बोल रहा है उसमें सच्चाई है नहीं। तो आप यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा माइंड रीडिंग कैपेबिलिटी है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपके सामने में कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, आपके साथ छल नहीं कर सकता। आप लोगों की झूठ को, लोगों की चाल को आराम से पकड़ लेते हैं, उनकी चाल समझ लेते हैं। अब 6th हाउस में मून है। 6th हाउस त्रिजदाया हाउस है, अच्छा हाउस नहीं बोलते इसको। लेकिन यहाँ पे भी चंद्र इन टर्म्स ऑफ इनकम अगर बोले तो ये आपको जो है अच्छा पैसा दे जाते हैं, कैश फ्लो होता है, अच्छी मनी आती है आपके पास। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जॉब आप जॉब स्विच करते रहेंगे, या तो आपकी डिजिग्नेशन चेंज होती रहेगी या फिर डिस्क्रिप्शन चेंज होती रहेगी, या फिर लेकिन एक चीज़ है कि आप जितना भी स्विच करेंगे जॉब, हर स्विच के साथ आपको कुछ न कुछ ज़्यादा पर्क्स मिलेगा, कुछ ज़्यादा इनकम के चांसेस मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगा। जो भी आपकी प्रीवियस सैलरी थी, उस सैलरी में कहीं न कहीं ग्रोथ निकल के आएगा। चूँकि 6th हाउस रोग रिपू ऋण का होता है, तो यहाँ पे कुछ डिज़ीज़ भी आपको दे सकता है, यहाँ पे कुछ जो है डेथ भी दे सकता है। बट ओवरऑल बोले तो इन टर्म्स ऑफ इनकम जो है ये ठीक है। हर बस यही है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जॉब में, जॉब आप रेगुलर चेंज करते रहेंगे। अब आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस चूंकि मैरिज का हाउस है, यहाँ पे सन जो है यहाँ पे मून आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड बनाएगा, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बताता है कि अनस्टेबिलिटी रहेगा, आपका मैरिड लाइफ जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा। मून की वजह से आप इमोशनल तो रहेंगे, लेकिन अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, अनसिक्योरिटी बनी रहेगी, सिक्योर नहीं रहेंगे आप अपने पार्टनर को लेके। आपके जो पार्टनर हैं और आपकी जो माँ है, उनके बीच प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी मदर जो है, वो फैमिली आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ ये भी बोला जाता है कि आप अपनी मदर को डिसओबे नहीं करें, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, क्योंकि मदर जो है अगर आपने डिसरिस्पेक्ट किया तो ये आपके लिए और भी डाउनफॉल का कारण बनेगा। तो यहाँ पे यही है कि आपको कोलैबोरेशन बनाना पड़ेगा अपने मदर और अपने पार्टनर के बीच में। अब 8th हाउस में है, 8th हाउस तो बैड हाउस है ही। 8th हाउस में अगर मून बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने में प्रॉब्लम देगा ये, आपको आसानी से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है बोला जाता है कि अगर आप अपने आप को रिसर्च से जोड़ लें, कोई ऐसा फील्ड चुन लें जिसमें रिसर्च रिलेटेड वर्क होता है, या मैन्युफैक्चरिंग है, या टैक्सेशन है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी से अपने आप को जोड़ के रखें, तो भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ का मून जनरली अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है, तो आपको कुछ न कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ऑकल्ट से रिलेटेड एक्टिविटी, या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटी करनी चाहिए। अब आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में जो मून है, ये 9th हाउस होता है हायर स्टडी का, फादर का। तो ये आपको अपने पिता से ज़्यादा अटैचमेंट दिखाता है कि आपके पिता से ज़्यादा अटैचमेंट होगी, आप इमोशनल रहेंगे। आप हायर स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, आपने जो नॉर्मल डिग्री ली, पीएचडी की, उसके बाद भी आप फिलोसॉफिकल लाइन में जाएँगे। आपका एक ओवरऑल कंडक्ट बहुत अच्छा होगा, आप पिलग्रिमेज पे जाना, भक्ति करना, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने आप को लगाना, ये सब आपका एक ऑब्वियस नेचर बना रहेगा, आपके जो है नेचर वैसा ही होगा। और यहाँ पे ये भी बताता है कि आप जो है कहीं न कहीं अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी को लेके, फिलॉसफी को लेके आगे भी जा सकते हैं, तो आपको इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर 10th हाउस में आ जाते हैं मून, 10th हाउस होता है करियर का हाउस, कर्म का हाउस। यहाँ पे अगेन ये अच्छा मून के लिए अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, और जहाँ कर्मा की बात होती है वहाँ पे तो मार-धार वाली बात प्लैनेट आए, मार्स आए, सैटर्न आए तो ज़्यादा बेटर है। मून यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लैनेट है, एक कोमल सा ग्रह है, तो यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे ये बोल देता है कि ये आदमी अपने लिए, अपने वर्क प्लेस पे अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाएगा, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी इसके करियर में।
ये अगर सही भी रहेगा तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, या ये जो है मोड ऑफ ऑपरेशन इसका जो है वो अप्रोच जो है वो सही नहीं रह पाएगा, इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा, जॉब चेंज करते रहेगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब अगर 11th हाउस में मून है, 11th हाउस होता है आपका फ्रेंड्स का, रिलेटिव का, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स से ज़्यादा अटैचमेंट होगा, रिलेटिव से ज़्यादा अटैचमेंट होगा, लेकिन अनस्टेबिलिटी भी वहाँ बनी रहेगी। यहाँ आपके डिज़ायर बार बार चेंज हो सकते हैं, आपकी इच्छा बार बार बदल सकती है, कभी आपको गाड़ी लेने का इच्छा हुआ, कभी घर लेने का, कभी कोई और इच्छा बनेगा, तो आपकी इच्छाएं निरंतर हर 2 दिन में आपकी इच्छा बदल जाएगी, क्योंकि चंद्र का जो है एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन भी का टाइम भी होता है 2.25 से 2.5 दिन। 2.25 से 2.5 दिन में चंद्र एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी इच्छा भी हर 2 दिन में आपकी इच्छा बदलती रहेगी, परसों कुछ और था, आज कुछ और है, फिर परसों कुछ और होगा। तो ये आपका विल पावर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता है इन टर्म्स ऑफ डिजायर। अब अगर 12th हाउस में आते हैं, 12th हाउस में चंद्र जो है यहाँ पे आपको एक इंट्यूजन पावर दे देता है, लेकिन ये इंट्यूजन कैसा रहेगा, ये सिर्फ नेगेटिव इंसिडेंट्स को लेके रहेगा। नेगेटिव इंसिडेंट्स मतलब कहाँ क्या एक्सीडेंट होने वाला है, किसका रेप होने वाला है, किसका मर्डर होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में आपके आती रहेंगी, आप डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, और ये इंट्यूजन, ये फीलिंग आपको होती रहेगी अगर चंद्र यहाँ पे है तो। और इसे जो है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है, मेंटल बीमारियां भी दे सकती है, हॉस्पिटल में भी आपको जाना पड़ सकता है, आइसोलेशन है भी में भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे चंद्र का प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था चंद्र इन डिफरेंट हाउसेस, ठीक है। अब चंद्र के साथ राहु बन बैठ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है कुंडली में। इस केस में शिव जी की पूजा करनी चाहिए, आपको चंद्र ग्रहण दोष की शांति करानी चाहिए। चंद्र के साथ अगर बृहस्पति हैं तो पहले भी बताया गया है जुपिटर वाले वीडियो में कि यहाँ पे एक गज केसरी योग बन जाता है। चंद्र के साथ मंगल भी अच्छा इफेक्ट कंजंक्शन माना गया है, चंद्र के साथ मंगल जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देके जाता है, ये भी धन योग बना देता है। तो चंद्र के साथ अच्छे ग्रहों की युति जो है अच्छा फल देगा, गुरु के साथ अच्छा फल देगा, मंगल के साथ अच्छा फल देगा, ठीक है। और अगर बात करें कि बुरे ग्रहों के साथ, तो बुरे ग्रहों के साथ बुरा फल देगा। चंद्र तो नेचर ही वैसा है, इमोशनल है, जहाँ जाता है वैसा हो जाता है, तो राहु के साथ बुरा फल देगा, सैटर्न के साथ, शनि के साथ बुरा फल देगा। तो ये है चंद्र के विषय में। अब राहु के विषय में भी कुछ बोला जाता है कि राहु अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो 2 रास्ते हैं, या तो आप अपना चंद्र मून स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, या तो आप अपना मार्स मंगल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनको चोला चढ़ाइए। राहु परेशान कर रहा है तो मून स्ट्रॉन्ग करने को भी बोला जाता है कि शिव जी को दूध चढ़ाइए, हर सोमवार शिव जी की पूजा कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। चांदी का गिलास जो होता है वो मून है अगेन, जो वाटर है वो भी मून का सिंबल है, तो उसमें पानी पानी पीजिए तो आपका राहु शांत रहेगा। तो चंद्र से रिलेटेड जो है पूरी ज्योतिषी में चंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जैसे बताया कि 27 नक्षत्र इनकी पत्नियां हैं, तो हर नक्षत्र का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस नक्षत्र में जन्मे, आपकी कौन सी राशि है, किस नक्षत्र में वो आपका मून बैठा हुआ है। इवन जो आपकी राशि निकालते हैं हम, वो भी मून का प्लेसमेंट देख के निकालते हैं। मून अगर फर्स्ट हाउस में बैठा, अगर पहले नंबर पे है, अगर जिस हाउस में मून बैठा हो वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है, एरिस राशि है। 5 नंबर लिखा हुआ है तो लियो राशि है, सिंह राशि है। 11 नंबर लिखा हुआ है तो एक्वेरियस है, कुंभ राशि है। तो आपकी राशि भी निर्धारित होती है चंद्र की प्लेसमेंट से कि चंद्र कहाँ बैठे हैं, किस नंबर पे बैठे हैं, चंद्र कौन सी राशि में बैठे हैं। अब वो रोहिणी में बैठे हुए हैं, या किसी और राशि में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हुए हैं, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जो आपको फायदा देगा। आपके इष्ट देव कौन है ये भी डिसाइड होता है चंद्र के प्लेसमेंट की वजह से कि वो किस नक्षत्र के साथ बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से इष्ट देव का भी कैलकुलेशन होता है कि आप किसकी पूजा करें तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। तो चंद्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इनके बारे में इतनी छोटी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बस एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने।
और आप लोग इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आगे फिर कुछ और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।